नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 15 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह को इंग्लिश में पंक्चुएशन भी कहा जाता है। तो आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी विराम चिन्ह के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो आज भी हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। तो विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हमें अपनी बातें कहने के लिए बीच बीच में थोड़ा समय के लिए या अधिक समय के लिए कई बार रुकना पड़ता है। इस रुकावट को ही विराम कहते हैं। जो चिन्ह इस विराम को प्रकट करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो जैसे उदाहरण दिया गया है, राम, फिर यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया गया, मोहन और रमेश मित्र हैं। जब 2-3 नाम या किसी स्थान के नाम या किसी भी चीज़ का नाम है तो जब वह एक जैसे नाम कई जगह आते हैं तो हम उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं और जो अंतिम उसी प्रकार का शब्द होता है उसमें उससे पहले और का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, मोहन और रमेश मित्र हैं। दूसरा उदाहरण है, जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है। तो इस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो अब आती है विराम चिन्हों की परिभाषा। जैसे लिखित भाषा में विराम को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के लाभ। विराम चिन्हों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? जैसे विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल रुकने के स्थान का पता चलता है बल्कि वाक्य के अर्थ को समझने में भी मदद मिलती है। इससे भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। किंतु यदि विराम चिन्ह गलत लग जाए तो वाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से बदल जाता है। जैसे यहाँ देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, गाय को रोको मत, खाने दो। यानी कि गाय को रोकना नहीं है, उसे खाने दो। अब यही वाक्य है लेकिन विराम चिन्ह दूसरी जगह पर लगा दिया गया है तो उससे वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ गया। जैसे गाय को रोको मत, खाने दो, यानी कि गाय को रोको, उसे खाने नहीं देना, तो इसका अर्थ बदल गया। तो हमें इन विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से हमें इनका ज्ञान होना चाहिए और हमें इनको कहाँ लगाना है उन सब चीज़ों को सीखने के लिए हम आज सभी प्रकार के विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले है पूर्ण विराम और ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। उसके बाद है उपविराम। उपविराम को इन 2 बिंदियों के द्वारा दर्शाया जाता है। अर्धविराम एक बिंदी और एक कोमा के साथ दर्शाया जाता है। अल्प विराम, कोमा। इन चिन्हों का हम हमेशा प्रयोग करते हैं लेकिन कई बार जब हम नहीं ध्यान देते तो हमें उन चिन्हों के बारे में, उनके नाम के बारे में नहीं पता होता। तो हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में सभी वाकिफ होंगे। उद्धरण चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है। निर्देशक चिन्ह ये है और योजक चिन्ह ये है। निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह छोटा होता है। विवरण चिन्ह इस तरह से होता है। कोष्टक चिन्ह ये है जिसका हम गणित में भी प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये हमारे सभी 12 तरह के विराम चिन्ह हैं। अब हम इनको एक एक करके इनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इनके उदाहरण भी देखेंगे साथ साथ। अब देखिए, सबसे पहले पूर्ण विराम। प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर सामान्यतः इसका प्रयोग सभी वाक्यों के अंत में होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग
हम आमतौर पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं साधारण वाक्यों में भी। तो आप आ जाइए, बात खत्म हो गई तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। मैं टीवी देख रहा हूं, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। अब है उपविराम, जहां वाक्य में अर्ध विराम की अपेक्षा अधिक समय तक रुकना हो पड़े, वहां उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिपाही, ये है उपविराम का चिन्ह। सिपाही, तुमने कहाँ चोरी की? तो सिपाही बोलता है तुमने कहाँ चोरी की, तो इसके बीच में उपविराम का प्रयोग होगा। उसके बाद है चोर, राम दिन के घर में, तो इस तरह के वाक्यों में उपविराम का प्रयोग होगा। अल्पविराम, बातचीत अथवा लिखने के दौरान जहां बहुत कम समय के लिए रुकना पड़े, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम का प्रयोग अनेक अवस्थाओं में होता है। जैसे एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने के लिए, जैसे अर्पित, वंश, खुशी और मुस्कान मेला देखने गए, कि कोई भी, जैसे किसी शहर का नाम है, किसी गांव का नाम है, किसी खिलौने का नाम है, बहुत सारे एक ही प्रकार के शब्द कई बार आते हैं, तो उन सब के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होगा, और जो अंतिम शब्द होगा उससे पहले और का प्रयोग होगा। और है एक से अधिक उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे परिश्रम का फल मीठा होता है। संबंधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए, जैसे वैष्णवी धूप में मत खेलो। यहाँ पे वैष्णवी को संबोधित करके बोला गया है कि धूप में मत खेलो। हाँ या ना के बाद, जैसे हाँ वह वहाँ नहीं था, नहीं मैं आज दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो इस तरह के शब्दों में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। फिर है अर्धविराम, ये अर्धविराम का चिन्ह है। बातचीत अथवा लिखने के दौरान पूर्ण विराम के से कम और अल्प विराम से अधिक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है, जैसे जहां दो वाक्यों का आपस में अधिक संबंध हो, जैसे जो आज है हो सकता है वह कल ना हो, तो यहाँ अर्धविराम, ये अर्धविराम का चिन्ह है। जो आज है हो सकता है वह कल ना हो। फिर है दो भिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए, जैसे अब खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा निकट है। इसी तरह है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, शोक, घृणा, हर्ष, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों के अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर चित्र है, अरे तुम कहाँ यहाँ कैसे, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो इस तरह के वाक्यों में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब पढ़ते हैं हम प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इन चिन्हों का प्रयोग आप हमेशा हर सब्जेक्ट में करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह और पूर्ण विराम। आप क्या कर रहे हैं, तो प्रश्न पूछा गया है। तुम्हारे साथ कौन आया है, तो प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग होगा। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। यह निबंध दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह में एक एक चिन्ह लगाए जाएंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह में दो दो इस तरह से चिन्ह लगाए जाएंगे। इकहरा उद्धरण चिन्ह, यह चिन्ह किसी पुस्तक अथवा किसी व्यक्ति का नाम या उपनाम लिखते समय प्रयोग होता है। जैसे ये देखिए, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी, तो ये पुस्तक के बारे में है, तो इस तरह से। फिर है हरिवंश राय बच्चन हिंदी के प्रमुख कवियों में से एक है। फिर है दोहरा उद्धरण चिन्ह। यह चिन्ह किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए प्रयोग होता है। जैसे
सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जैसे किसी ने किसी के बारे में कहा या कुछ अपनी कोटेशंस दी, तो उसके बारे में हम इस तरह से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है, तो यह इस तरह से लिखा जाएगा। तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसको भी दोहरा उद्धरण चिन्ह के द्वारा लिखा जाएगा। फिर उसके बाद है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में यह चिन्ह अपनी बात को स्पष्ट करने अथवा उदाहरण के लिए प्रयोग किया होता है, जैसे अध्यापक। फिर ये निर्देशक चिन्ह है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? छात्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीमान। योजक चिन्ह, यह चिन्ह शब्द युग्मों तथा पंक्ति के अंत में अधूरा शब्द रहने पर प्रयोग होता है, जैसे गुलाब सा चेहरा मुरझा गया। ये योजक चिन्ह है। उसने रुपए कमाने के लिए दिन रात एक कर दिया। विवरण चिन्ह, यह चिन्ह किसी विषय को समझाने अथवा सूचना या निर्देश कर देने के लिए होता है, जैसे भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भारत के प्रमुख नगरों के नाम निम्नवत हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। कोष्टक, यह चिन्ह कठिन शब्द को स्पष्ट करने तथा कर्म सूचक अंक या वर्ण के साथ प्रयोग होता है, जैसे अप्राणीवाचक निर्जीव, प्राणीवाचक सजीव, और ऐसे कै, ख, ग, इस तरह से लिखने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर है लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी बड़ा है चिन्ह, उसके लिए जैसे स्वर्गीय को इस तरह से हम लिखेंगे, पंडित को इस तरह से लिखेंगे, ये लाघव चिन्ह है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए इस तरह से लिखेंगे। डॉक्टर है, उसको भी हम इस तरह से लिखते हैं। तो लाघव चिन्ह इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब हम एक बार पूरे चैप्टर को दोहरा लेते हैं। बातचीत करने या लिखने के समय बीच बीच में थोड़ा रुकना विराम चिन्ह कहलाता है। विराम स्थिति को दर्शाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। प्रश्नवाचक या विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। फिर है किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको अच्छी तरह से इन सभी चिन्हों के, इन विराम चिन्हों के चिन्ह याद रखने हैं और इनके नाम याद रखने हैं। अब आता है इसका अभ्यास। अभ्यास में है विराम का क्या अर्थ है। विराम का अर्थ है रुकना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह लिखित भाषा में विराम को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये आपके पेज नंबर 90 पर दिए हुए हैं। फिर है प्रमुख विराम चिन्हों के नाम व चिन्ह लिखिए। जितने भी ये 12 आपके विराम चिन्हों के नाम हैं और इनके चिन्ह हैं, ये आपको याद करने हैं और लिखने हैं। अल्प विराम और अर्ध विराम में अंतर स्पष्ट करना है। अल्प विराम और अर्ध विराम के परिभाषा लिखनी है आपको। फिर है नीचे जो चिन्ह दिए गए हैं, इस तरह से विराम चिन्हों के नाम लिखते हुए अपने वाक्य, आपको इस तरह के कोई एक एक वाक्य का उदाहरण देना है। तो मैंने यहाँ सिर्फ विराम चिन्हों के नाम लिखे हैं, आप इनका उदाहरण भी देंगे, वाक्य बनाएंगे इस तरह से। जैसे उदाहरण चिन्ह है ये, दोहरा उदाहरण चिन्ह, योजक चिन्ह है, लाघव चिन्ह, अर्धविराम। तो इस तरह से ये आपको
सारे चिन्ह याद करने हैं और लिखने हैं। मैं आपका इस चैप्टर का टेस्ट लूँगी और आप अच्छी तरह से ये चैप्टर याद करें। इसमें और भी अनेक उदाहरण हैं, जैसे मैं आपको कोई एक एक उदाहरण और बता देती हूँ। जैसे पूर्ण विराम के लिए है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, जैसे मेरा नाम कमल है, पूर्व चलने के बटोई की पहचान कर ले। इस तरह से कोई भी सेंटेंस, साधारण सेंटेंस है, उसमें पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक में कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ, क्या, कौन, कैसे, ये चीज़ें आती हैं, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। फिर विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। इनमें जैसे कितना सुंदर दृश्य है, उफ कितनी गर्मी है, तो इस तरह के सेंटेंस है इसमें। अल्प विराम में जैसे गोदान, कर्म भूमि, रंगभूमि आदि मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं। उसके बाद है अर्धविराम। अर्धविराम में जैसे कोई सेंटेंस है, एग्जाम्पल है आपके लिए, प्रातःकाल जल्दी उठो, उठकर प्रतिदिन व्यायाम करो, कुछ देर बाद शीतल जल से स्नान करो। तो यहाँ अर्धविराम का प्रयोग होगा। फिर योजक चिन्ह है जो जोड़ने के काम आते हैं, जैसे मोहन अच्छे अंक लाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, तो दिन और रात के बीच में जो चिन्ह है वो योजक चिन्ह लगाया जाता है। फिर है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह एक डैश की तरह से होता है, उसको हम डैश भी बोल देते हैं कई बार, जैसे दिशाओं के नाम डैश, ऐसे छोटा सा चिन्ह लगाया जाता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह से। फिर लाघव चिन्ह एक जीरो की तरह से दिखाया जाता है, उसमें जैसे मध्य प्रदेश लिख दिया, मध्य, मैं के बाद बिंदी, प्र के बाद बिंदी, पंडित, ऐसे डॉक्टर, कोई भी। फिर है कोष्टक। कोष्टक में जो कि मैथ में प्रयोग करते हो आप, कोष्टक में जैसे कै, ख, ग, ए, बी, सी, इस तरह से लिखते हैं। फिर है एक चिन्ह होता है त्रुटिपूरक चिन्ह, ये भी एक चिन्ह है। इसमें क्या है कि कोई भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो वहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा वी उल्टा करके वी की तरह से चिन्ह लगाया जाता है, कि कोई शब्द छूट जाता है तो उसको इस तरह से लगाकर और वहाँ पर उस शब्द को लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। फिर है अवतारक चिन्ह भी है। इस चिन्ह में क्या होता है कि जैसे कोई भी काम हमें डिट्टो करना है, सेम कॉपी करनी है, तो उसमें हम पहली बार लाइन में लिखेंगे वो शब्द, दूसरी बार उस तरह से हम डबल कोमा करके लिख देंगे, उसका मतलब है अवतारक चिन्ह। फिर है उद्धरण चिन्ह। इस एक गहरा उद्धरण चिन्ह होता है, एक दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। तो एक गहरा उद्धरण चिन्ह जो है वो किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कामायनी महाकाव्य है, तो कामायनी के बारे में बताया है, तो कामायनी पर एक गहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। तो ये थे आपके सभी उद्धरण चिन्ह, सभी चिन्ह, और बहुत ही इजी चैप्टर है, तो ध्यान से पढ़ना और उसको अच्छी तरह से साथ साथ लर्न करना। इस वीक में मैं इसी चैप्टर का टेस्ट ले लेती हूँ, तो अच्छी तरीके से पढ़ना।